ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा लेट मीटिंग स्टार्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं आप लोगों को जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाया, बट कुछ लोग इस मीटिंग को छोड़ के गए, फिर मुझे अंदर आने के लिए मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। 15 मिनट हम लेट हो गए हैं। आज का सेशन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आप सब लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है। आपके स्क्रीन के ऊपर में अभी देख रहा होगा आपको कि टीसीसू क्राउन डायमंड हमें कैसे बनना है। आज इंडिया ग्रो के इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। डॉक्टर मोहन आपका आज होस्ट भी हूँ, और आज कुछ चीज़ों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और इंडिया ग्रो के नए प्रोडक्ट्स के बारे में, आने वाले दिनों में हम कैसे टीसी से क्राउन डायमंड बन सकते हैं, ये डेफिनेटली मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। श्रीकांत सर, नेक्स्ट। देखिए, इंडिया ग्रो ब्रांड के अंडर में हम जिस मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेस्टिसाइड मार्केट। तो हमें कुछ मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। आप सब लोग बिजनेसमैन हो, आप जानते हैं कि किस मार्केट में हमें जाना है और किस तरीके से अपना मार्केट है। तो इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट आपके सामने दिख रहा है। 2018 का नया फिगर है, जो 2,50,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है। 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट है, जिसमें हम आप सब लोग एंटर करने जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए आज अवेलेबल हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। और कितने जल्दी, जो पहले स्लाइड में हमने देखा था कि कितने जल्दी हम टीसी से डायमंड बन सकते हैं, ये डेफिनेटली आपने देखा होगा। तो ये आपके लिए पूरा मार्केट है, ऑल ओवर इंडिया में आप सब इसका बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट। देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड एक टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम केमिकल्स, जो खेती के कीड़े या फिर डिसीजेस का कंट्रोल करने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल पेस्टिसाइड। बट टोटल अगर पेस्टिसाइड का मार्केट अगर देखते हैं, तो अगर हम 2015 के तरफ से 2018 तक आते हैं, तो हमें पता यह चलता है कि 2015 में केमिकल पेस्टिसाइड का मार्केट 70% था, 70% था, जो घट के आज 45% हो गया है। और 2015 में पता चला कि 55%, जो ऊपर आपको फिगर दिख रही है, 55% बायो पेस्टिसाइड का मार्केट है, जिसमें हम एंटर हो रहे हैं। मतलब 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर की जो फिगर हमने बताई थी, उसमें आप 55% मार्केट शेयर, और अभी की डेट में 2020 में यही फिगर आपको 60% से ऊपर में जाती हुई दिख रही है। मतलब इंडिया का जो, या भारतवर्ष का जो भी बिजनेस आज एग्रीकल्चर में हो रहा है, ये कई गुना ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के पूरे लोग आज इंडिया की तरफ ऑर्गेनिक कंट्री करके देख रहे हैं, और सबसे पहले इतने बड़े मार्केट में, इतने बड़े मंच के लिए, इतने बड़े बिजनेस के लिए हम एंटर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा विशाल मार्केट आपके लिए इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट। देखिए, पेस्टिसाइड मार्केट में दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है जो आपको समझनी चाहिए। ये मैं पूरा आपको मार्केट, मतलब एक रास्ता बता रहा हूं कि कहां से कहां तक हम जा सकते हैं, कितना बिजनेस हम कर सकते हैं। अगर टोटल पेस्टिसाइड का मार्केट हम देखते हैं, तो उसमें कुछ 53% इंसेक्टिसाइड आता है। फंगिसाइड, फफूंदनाशक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका मार्केट आता है 25%। और हर्बिसाइड, जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, वो 18%। और अदर्स 4% अपना मार्केट है। मतलब अगर हम देखें, तो अपने पास में आने वाले कुछ समय में आपको पता चलेगा कि अपने पास में इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है, और अदर्स वाला मार्केट भी है। मतलब इतना बड़ा मार्केट अपने लिए आज इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, अगर सेगमेंट वाइज हम किस एरिया में कैसे काम करें और किस एरिया में कितना बड़ा मार्केट है, आज अगर हम देखने जाए, तो हमें हमें पता चलता है कि नॉर्थ इंडिया का जो मार्केट है,
वो 25% अपने लिए है। साउथ इंडिया में वही मार्केट आज 30% है, और वेस्ट इंडिया में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी और कर्नाटका आता है, उसमें 40% मार्केट शेयर है। मतलब लगभग आधे परसेंट तक, ऑल ओवर इंडिया का आधा मार्केट इस एरिया में पूरा जुड़ा हुआ है, और 14% जो है नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है, और ईस्ट इंडिया का मार्केट है, और नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है 2%। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम स्टेट वाइज अगर उस फिगर को देखते हैं, तो आप इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट जो है मोटा मोटा किस स्टेट में कितना बड़ा है ये देखना बहुत जरूरी होगा। किस मार्केट में हमें कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है ये आपको पता चलेगा। आंध्रा एंड तेलंगाना अगर कंसोलिडेट हम देखते हैं, पूरी तरीके से देखते हैं, तो 30% आंध्रा एंड तेलंगाना में आता है, महाराष्ट्र 20% आता है, पंजाब 16% आता है, एमपी एंड छत्तीसगढ़ अगर हम एक करें तो 13% आता है, कर्नाटका 10% आता है, 11% आता है, और गुजरात 10% आता है, 10% आता है। मतलब इंडिया का पूरा मार्केट इस 5-6 स्टेट में बहुत बड़े पैमाने में, एट मोर देन 80% मार्केट जो है इन 6 स्टेट में है। नेक्स्ट। मेरा ये पूरा फिगर आपको दिखाने का यही मकसद था कि हम किस एरिया में रहते हैं, किस एरिया में आपको कंसंट्रेट करना है, किस एरिया में किस तरीके से हमें काम करना है, और हमें कितने बड़े मार्केट में। एक मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप सब लोग अगर इंडियन मार्केट अगर देखते हैं, तो हमें काम करना कैसे है, एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना है, हमें डायमंड किस तरीके से, बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो मैं इतना ही आपको कहूंगा, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उसकी अगल बगल में, जहां से आप नेटिव प्लेस से आते हैं, उसकी अगल बगल में अगर आप 5 गांव अगर सिलेक्ट कर ले, आपकी अगल बगल के 5 गांव अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसी गांव में आप डायमंड बन सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट इसका हो सकता है। तो पहले आप क्या करें, मेरी एक आपको सलाह है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस मार्केट को या फिर बिजनेस को अगर समझ पाए किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिस्टम से अगर आप डेफिनेटली टीसी से डायमंड 1 साल में बन सकते हैं। आपकी अगल बगल के 5 गांव आप सिलेक्ट कर ले, उस एरिया में खरीफ में, मतलब बारिश के दिनों में आपके कौन से पौधे लगाए जाते हैं या किस प्रकार की खेती होती है, उसका विचार कर ले। कितने खेती में सिंचाई की आपकी सुविधा है, या किस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है, ये आप देख ले। क्योंकि एग्रीकल्चर जनरली इंडिया में, भारतवर्ष में 3 सीजन में होता है, खरीफ में, रबी में और समर में। तो खरीफ एंड रबी में टोटली क्रॉप कौन से आपके एरिया में आते हैं, उस क्रॉप में ये बीज बीज लगवाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, बीज लगवाने के बाद में हमारे प्रोडक्ट्स किस किस एरिया में कैसे कैसे चल सकते हैं, ये आप कस्टमर केयर का हेल्प लेके कर सकते हैं। और कितना बड़ा मार्केट, मतलब लोग कौन से मार्केट में लेने जाते हैं, और किस किसान भाइयों को आपको ये प्रोडक्ट बेचने हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें, उनके प्रॉब्लम्स को समझे, वो स्टडी करके आप ये उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं, जिसे हम पीएसपी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट आप उसे दे सकते हैं, और अपना 1 साल में आप बहुत बड़ा बिजनेस अपनी अगल बगल के 4 गांव में ये कर सकते हैं। तो अपने जो आने वाले प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम बाय डेफिनेशन तो पेस्टिसाइड नहीं कर सकते, इसको कीटनाशक हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दवाइयों से किसी भी कीड़े की जान नहीं जाने वाली है, ये आप समझ लीजिए। मतलब कीड़ों का अंत फिर अपनी दवाइयों से कैसे होता है, या फिर अपनी दवाइयों का फिलोसॉफी क्या है। तो जिस पौधे के ऊपर में हमें छिड़काव करना है, पर जिस पौधे का हमें संरक्षण करना है, उस पौधे का जब हम स्प्रे करते हैं अपनी दवाइयों का, तो किस प्रकार से कीड़ों के ऊपर में इसका इफेक्ट या प्रभाव दिखता है, ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आपने सब लोगों ने अपनी दिमाग में डाल लेना है, ताकि आप आपके किसान भाइयों को जब आप मदद करेंगे, जो बताएंगे, तो ये फिलोसॉफी उसे बताना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अपनी दवाई काम कैसे करती है। जब भी आप किसी पौधे के ऊपर में इस दवाई का छिड़काव करेंगे, कभी भी कीड़ा
उस पौधे को या उस खेत में नुकसान करने की कोशिश करेगा, कुछ भी पौधे का फूल फल या फिर पत्ते खाने का कोशिश करेगा, तो उस कीड़े के ऊपर में इसकी क्या इफेक्ट होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले जब भी खाने की कोशिश करेगा तो उसके गले में, कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, जिसे हमें टॉन्सिल्स होते हैं, उस तरीके से कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, वो चोकअप हो जाता है, मतलब सीधी भाषा में उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद उस कीड़े को ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसके बाद उस कीड़े की, मतलब आपके मगज का या ब्रेन का पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर से, कीड़े के ऊपर से निकल जाएगा। कीड़ा अपने आप में पैरालाइज हो जाएगा या फिर उसको पैरालाइज हो जाएगा और कीड़े से पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी कैल्शियम प्लस प्लस के द्वारा, मतलब कीड़े का डिहाइड्रेशन होगा। और इस प्रकार से जब भी छिड़काव होने के बाद में कीड़ा आपके पौधों को नुकसान करेगा, इस तरीके से 24 घंटे के अंतराल में वो कीड़े की मौत हो जाएगी। ना वो खाना खा पाएगा, उसका ब्रेन के ऊपर में कंट्रोल निकल जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से 24 घंटे में कीड़े का अंत होगा। मतलब इसका यह है कि आपने पौधे के ऊपर में छिड़काव आज अगर किया है तो कल सुबह अगर आप जाके देखेंगे तो आपको 100% इस कीड़े का अंत हुआ हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब हमने किसी भी कीड़े को नहीं मारा है, कीड़ा अपने आप आया, खाने की कोशिश करी और अपने आप मर गया है। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा दीजिए, ताकि आप किसान भाइयों को बताते समय ये फिलॉसफी बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अपने प्रोडक्ट्स किस तरीके से सर्टिफाइड है ये देखना बहुत जरूरी होगा और अपनी दवाइयां किस प्रकार से बनाई है ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। अपनी दवाइयां वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर में बनी है। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट ये यजुर्वेद का एक यजुर्वेद का एक पार्ट है, जिसमें वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। ये अपनी दवाइयां किसी भी प्रकार से कोई केमिकल नहीं है, इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, मतलब पौधों का, ऐसे पौधों का रस मिलाया गया है जो अपनी इच्छा के अनुसार कीड़ों को या फिर फफूंद को या फिर उसको अपने खेत से बाहर रखने के लिए मदद करता है। यह अपना एंसेंट नो हाउ है, अपना ही नॉलेज है आयुर्वेदा का, जो हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया है। क्या है अपने प्रोडक्ट, किस तरीके से सर्टिफिकेशन अपने को मिला है। अपने सभी प्रोडक्ट्स बायोसर्ट इंटरनेशनल की तरफ से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन मिला है। क्या है एनपीओपी सर्टिफिकेशन? एनपीओपी सर्टिफिकेशन वो होता है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेडा एक्रेडिटेड एजेंसीज हमें देती है। और इस तरीके से एनपीओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली सबसे पहली कंपनी अपनी बनी है, जिसका नाम है यमाई लाइफस्टाइल। तो एक बार यमाई लाइफस्टाइल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जिसने ये एनपीओपी सर्टिफिकेशन पहली बार अपने लिए लिया है। और अगर कुछ आपके लीडर्स या फिर आप लोग अगर इंटरनेशनली इसको ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आईफोम के द्वारा, मतलब हमें इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इसका एक्रेडिटेशन हमें मिला है, जो आईफोम सर्टिफिकेशन भी हमें मिला है। तो इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सर्टिफिकेशन अपने पास में है, जो हमें अपेडा एक्रेडिटेड बायोसॉर्ट इंटरनेशनल ने दिया है। नेक्स्ट प्लीज। जब भी हम एग्रीकल्चर का बिजनेस, आज के अपने पूरे लेक्चर के दौरान मैं आपको पूरा एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं सिखाने वाला, बट जितना एग्रीकल्चर आपको जरूरत है उतना सीखना बहुत जरूरी है। छोटी और सिंपल भाषा में कीड़ा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस तरीके से नुकसान करता है, ये समझने के लिए कीड़ा आता कहाँ से है ये समझना बहुत जरूरी होता है। जो भी कीड़े अपने पौधों के ऊपर या खेत के ऊपर में पाए जाते हैं, हर कीड़े के पीछे में, हर इल्ली के पीछे में या सुंडी के पीछे में एक बटरफ्लाई होती है। तो बटरफ्लाई, आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई देखी होगी, अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग बटरफ्लाई होती है। ये होते हैं जो आपके खेतों में कीड़े डालने का या फिर इल्ली डालने का काम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? बटरफ्लाई में नर और मादा ये दोनों होते हैं।
अमावस के दिनों में, मैं कुछ ये स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूँ कि आपको नो मून डेज या अमावस के दिनों में क्या होता है, बट ये साइंस है, साइंस का एक चैप्टर है, आपको ये किसान भाइयों को समझाना बहुत जरूरी है। अमावस के दिनों में नर और मादा बटरफ्लाई का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमीडिएटली मर जाता है, और मिलन होने के बाद में 2 दिन के बाद मादा बटरफ्लाई 5 अंडे से लेके 5,000 अंडे तक आपके खेतों में अंडे डाले जाते हैं। पत्तों के नीचे, फूलों के नीचे या फिर फलों के नीचे ये अंडे डाले जाते हैं, और अंडे डालने के बाद में मादा बटरफ्लाई भी मर जाती है। मतलब ये जनरेशन खत्म हो गया, बट उन्होंने जो अंडे डाले हैं अपने खेत में, वो अंडे मतलब अमावस के चौथे दिन अंडे आपके खेत में डाले जाएंगे। अब वो जो अंडे डाले हैं वो अगले 3 दिनों में आपके अंडों से, उनके अंडों से बाहर निकलेंगे, और ये होते हैं सबसे डेडली डेंजरस सुंडिया, जो आपके खेतों में बाहर निकलते ही आपके पौधों को, फूलों को और फलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। मतलब दिन कौन सा आया? अमावस के छठे दिन बाद इल्लियां आपके खेतों में दिखना चालू हो जाती है। मतलब सुंडिया, जो भी कीड़े आपके खेत में आते हैं, ये दिखना चालू हो जाता है। इसका मतलब यही है, समझना बहुत जरूरी है कि अमावस के दिन के छठे या सातवें दिन या आठवें दिन अगर आप छिड़काव करने के लिए आपके किसान भाइयों को बताते हैं, तो वो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट देने वाला है। ये अंडे बढ़ते बढ़ते 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं और बड़ी सी इल्ली बनते हैं, जो आपको खेत में दिखती है। बट नुकसान जो है, जो इल्ली आपको आपकी नजर से दिखती है, वो नुकसान कर चुकी होती है, जो अपनी खुली आंखों से आपको दिखती है। बट जो इल्ली आपको दिखती नहीं है, वो ज्यादा नुकसान करती है। और जो इल्ली आपकी स्क्रीन के ऊपर आज अभी देख रहे हो, ये लार्वा जो है, ये इल्ली जो है, या सुंडी जो है, ये उसके बाद प्यूपेशन स्टेज में या कोश अवस्था में निकल जाती है। जो जमीन में कोश डाले जाते हैं, तो वो अवस्था में निकल जाती है। और जब भी अच्छी तरीके से खेती में फूल आते हैं, फल आते हैं, उस समय फिर ये बटरफ्लाई अगली अमावस में बाहर निकलते हैं, 4 दिन पहले बाहर निकलते हैं। आपके खेतों में 4 दिन की उनकी लाइफ होती है बटरफ्लाई की। फिर नर मादा का मिलन होता है, फिर अंडे डाले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो साइकिल आपके सामने दिख रही है, ये 25 दिन से लेके 42 दिन तक अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। मतलब हर सुंडी के पीछे में अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई होती है, बट कोई भी दवाई का छिड़काव या फिर रिकमेंडेशन जो आपको करनी है, वो नो मून डेज के छठे, सातवें, आठवें या 10 दिन तक आपको आपकी दवाइयों का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। बट एक बात यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होगी, अगर नो मून डेज मतलब अमावस के रात के बाद में अगले 3 दिन में अगर आप छिड़काव करते हैं, तो आपके खेत में अंडे डाले ही नहीं जाएंगे। मतलब नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं आता। बट अगर वो दिन आपसे छूट गया, तो आपको किसानों को बताना बहुत जरूरी है कि अमावस के छठे, सातवें, आठवें या 10वें दिन तक आपको इस दवाइयों का छिड़काव करना है, ताकि अगले अमावस तक आपके खेतों में कोई भी कीड़ा नहीं रहेगा। ये फिलोसॉफी साइंस है। साइंस का एक चैप्टर है जो बताया जाता है, जो जूलॉजी का चैप्टर है, बताया जाता है कि इस तरीके से आपने छिड़काव करना है। बट आपने देखा होगा कि किसान भाई जब भी बड़ी वाली सुंडी आपके खेत में देखते हैं, तब आप निकल जाते हैं, दवाई लेके आते हैं और इसका छिड़काव करते हैं। बट वो दवाई, वो अगर आप पेट्रोल भी छिड़काव करेंगे तब भी मरती नहीं है ये सुंडी। इसका मतलब आपको अमावस के 10 दिनों में आपका सेल करना है। नेक्स्ट प्लीज। कितने प्रकार के कीड़े होते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। तो हमने इन कीड़ों को अलग अलग प्रकार के भारतवर्ष में पाए जाने वाले और जो आपकी खेती को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं, वो तकरीबन 4,500 स्पीसीज है। 4,500 स्पीसीज अलग अलग प्रकार के कीड़े अलग अलग प्रकार के पौधों के ऊपर में या खेती का नुकसान करते हैं। कुछ साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ चाय के ऊपर में पाए जाते हैं, या फिर कुछ सब्जियों में पाए जाते हैं। तो इस अलग अलग प्रकार के 4,500 कीड़े जो है वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। बट हमने आपको समझने के लिए 4 इसका क्लासेस बनाए हैं, जिसे बोलते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग। मतलब भेदी और चूसने वाले, रस चूसने वाले कीड़े।
जिसमें एफिड, गैसिड, थ्रिप्स और माइट्स आते हैं। ये अलग अलग प्रकार के 4 सेगमेंट है, जिसको हम सरनेम भी बोल सकते हैं। ये आपको रस चूसने वाले कीड़ों के सेगमेंट में आते हैं। दूसरा क्लास आता है च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप, मतलब ये चबाने और काटने वाले कीड़े। जब भी आप आपके पौधों के ऊपर में, फलों के ऊपर छेद देखते हैं, या पत्तों को काटा हुआ दिखते हैं, या फूल नीचे गिर रहे हैं, या फूलों को खाया हुआ दिखता है, तब आपने समझ लेना कि ये दूसरे क्लास वाले कीड़े आपके खेत में आए हैं, चबाने और काटने वाले। रास्पिंग प्लांट टिश्यूज, मतलब छीलन करने वाले कीड़े। ये हर प्रकार, व्हाइट फ्लाई जिसमें एक ही कीड़ा आता है, बट ये इतना डेडली होता है कि कोई भी दवाई का छिड़काव आप सफेद मक्खी के ऊपर में करिए। पर्टिकुलरली मैं बैंगन वाले खेती और कपास वाली खेती के लिए आपको बता दूं, आपके क्षेत्र में अगर बैंगन की खेती होती है, कपास की खेती होती है, या खीरा, लौकी, या फिर तुरई का अगर खेती होती है, तो इसमें व्हाइट फ्लाई का अटैक आना ही आना है। व्हाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। जब भी बैंगन की खेती में आपको पौधों के अगल बगल में जब भी सूखा हुआ पार्ट दिखता है, तो लोगों को लगता है कि ये फंगस है या फिर ये फफूंद है, बट ये डेफिनेटली व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, जिसमें ये कोई भी केमिकल मार्केट में इसके लिए दवाई नहीं बनाई गई है, बट हम आपके लिए इसके लिए सोल्यूशन देने वाले हैं। और चौथा क्लास आता है जो जमीन में आपकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े आते हैं, जिसमें सफेद लट आ गई, टर्माइट जिसे हम दीमक बोलते हैं, कटवर्म्स होते हैं, क्रिकेट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के कीड़े हैं जो आपकी पौधों के जड़ों में या खेतों में दिखते हैं। लास्ट ईयर ऐसा देखा गया है कि सोयाबीन की खेती में आपको सफेद लट का हेवी अटैक एमपी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में देखा गया है। सोयाबीन की खेती इससे नहीं हो पाई थी। उसके लिए भी हम आपको सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट, इन 4 प्रकार के कीड़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है, बट इसके बाद भी और आसान होने वाला है एग्रीकल्चर। कितना आसान होने वाला है हम आपको बताएंगे। तो अगला वीडियो आप देखें प्लीज। श्रीकांत जी, इसको अनम्यूट करें प्लीज। श्रीकांत जी, आवाज नहीं आ रही है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि भूअस्त्र सुपर के बारे में हम बात कर रहे थे। भूअस्त्र सुपर जो चौथा क्लास आप लोगों ने देखा था, जो जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए होता है। जो किसान किसानी करता है, खेती करता है, वो समझना बहुत जरूरी होगा कि जब भी जमीन तैयार करता है, जोताई करता है, रोपाई करता है, उस समय इंच इंच भर जमीन में उसे पहले जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए, क्योंकि जो बीज वो बोने वाला है या फिर जो रोपाई वो करने वाला है, क्योंकि अभी धान की खेती, मिर्ची की खेती, सब्जियों की खेती जिसमें रोपाई की जाती है, चावल की खेती में रोपाई की जाती है, उस समय जब भी खेत किसान भाई जमीन तैयार करता है, उसी समय इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, फोरेट या थाइमेट डालता था। अब पिछले 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के जमीन में डालने वाला पॉइजन के ऊपर में बैन कर दिया है। आज की डेट में आज इंडिया का 17,000 करोड़ का मार्केट आज पाया जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया में जमीन से देने वाले इंसेक्टिसाइड के लिए बनाया गया था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जमीन में जाने वाले पॉइजन थे उसके ऊपर में बैन कर दिया। इसके बाद में किसान भाइयों के लिए कोई दवाई नहीं बची जो जमीन में उसके बीज का संरक्षण कर दे। सबसे पहली बार भूअस्त्र सुपर आज मार्केट में आया है, जो आपके जमीन में जो बीज डालते हैं, बोते हैं, या फिर रोपाई जब होती है, उस समय
जो जड़ें है आपके निकलने वाला अंकुरण होने के बाद में जड़ों को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं उसको बचाने के लिए, आपके पौधों को बचाने के लिए भूअस्त्र सुपर मदद करता है। भूअस्त्र सुपर किसी भी प्रकार से कोई भी फर्टिलाइजर का, खाद का या उर्वरक का विकल्प नहीं है। मतलब इसको आप कतई फर्टिलाइजर ना समझे, ये ग्रैनुलर फॉर्म में अवेलेबल है। 1 एकड़ में आपको 2 से 4 किलो डालना है, जो जमीन से आने वाली सफेद लट, दीमक, कटवर्म्स, स्नेल्स या क्रिकेट्स के ऊपर में काम करता है। ये जमीन में आने वाले, आपको पाए जाने वाले, जिसे किसान का मित्र बोला जाता है, जिसे हम केंचुआ बोलते हैं या फिर मराठी में गांडूळ बोलते हैं या फिर अथवर्म बोलते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब जो किसानों का मित्र है उसके ऊपर में केंचुओं को ये नुकसान नहीं करता है। भूअस्त्र सुपर कैसे काम करता है? जब भी आप भूअस्त्र सुपर बीज के साथ में या फिर शुरुआती अवस्था में, आपकी रोपाई होने के बाद में या फिर बीज का अंकुरण होने के 30 दिन तक आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। किस तरह से इसको डालना है? या तो रेत के साथ में या मट्टी के साथ। आपको 1 एकड़ में 4 किलो, मतलब 2 बैग, अपनी बैग 2 किलो की है, 4 किलो लेके आपको इसको समतल प्रमाण में आपको जमीन में फैला देना है और इसके बाद में रोपाई या बिजवाई करना है। जब भी पानी का छिड़काव होगा, फिर जब भी आप इरिगेट करोगे या फिर ऊपर से जब भी पानी गिरेगा, बारिश का पानी होगा, उसके बाद भूअस्त्र सुपर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स से दवाई निकल के आपकी जड़ों के ऊपर में चिपक जाती है। ये दवाई जब भी जड़ों के ऊपर में चिपकेगी, उसके बाद में जब भी जमीन से कोई आने वाला कीड़ा होगा, वो आपकी जड़ों को अगर नुकसान करने का कोशिश करेगा तो इमीडिएटली 4 पॉइंट प्रोग्राम उसके ऊपर में आएगा। क्या होगा? इमीडिएटली उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसको पैरालिसिस का अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से जब भी जड़ों को खाने की या नुकसान करने की कोशिश करेगा ये कीड़ा, इमीडिएटली वो आपकी उसका खुद ही अंत हो जाएगा। अब आपका ये कहना होगा कि केंचुओं को क्यों नहीं ये नुकसान करता? क्योंकि केंचुए भी जमीन में रहते हैं। केंचुए कभी भी आपके पौधों को, जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। केंचुए मट्टी खाते हैं या फिर गिरे हुए पत्ते, जो आपके पेड़ के गिरे हुए पत्ते होते हैं, उसको खाते और खाद में कन्वर्ट करते हैं। वो कभी भी जड़ों को नहीं खाते हैं, इसीलिए केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, ये किसी भी प्रकार से पॉइजन नहीं है। हम धरती माता बोलते हैं, धरती माता में आप पॉइजन ना डालें। आपके किसानों को बोले कि आपकी जमीन को उपजाऊ बनाना है या फिर डेढ़ करना है। उपजाऊ अगर बनाना है और कीड़ों को भी आपको भगाना है, तो आपको डेफिनेटली भूअस्त्र सुपर जब भी जमीन में बीज डाले उस समय, या फिर खाद डाले, या फिर अंकुरण होने के 30 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसी भी प्रकार के पे, किसी भी फर्टिलाइजर का कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट, आपके स्क्रीन के ऊपर में एक अभी दिख रहे होगा, ये आपको ये बताने की कोशिश है कि आप ऑनलाइन जब भी जाएंगे, अपनी वेबसाइट खोले indiagro.indiashopee.com के ऊपर में, और ये वेबसाइट पे जाके आप उसमें प्रोडक्ट के कैटलॉग्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी खेती के बारे में आपको जो लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्लाइड बहुत जरूरी है, सब लोग इसको नोट डाउन करें। indiagro.indiashopee.com, इसके ऊपर में सबसे पहले आपको आपका भाषा, जिस भाषा में आपको कैटलॉग चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पहले चूज कर ले। उसके बाद में वो प्रोडक्ट का कैटलॉग आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप आपके किसान भाइयों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी भाषा में अपनी प्रोडक्ट्स को समझ पाएंगे और किसान भाइयों को बता पाएंगे। और जिस खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो पहले आपको आपकी भाषा चूज करनी पड़ेगी और वो वीडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर वो क्रॉप का शेड्यूल आपको डालना पड़ेगा।
शेड्यूल में आपको बीज लगवाने से लेके फल आने तक या फिर खेती पूरी होने तक, हार्वेस्टिंग तक, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, अपना प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्यों करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। बढ़ाएगा, उसका फ्लावरिंग बढ़ाएगा और ये सब कुछ आपको ग्रो मैजिक करेगा। इसका इस्तेमाल कब कब करना है? अगर ग्रो मैजिक एडवांस शुरुआती अवस्था में बेसल डोज के साथ में आप अगर इस्तेमाल करते हैं, मतलब शुरुआती अवस्था में जब बीज लगवाते हैं उस समय जो फर्टिलाइजर डाला जाता है, वो फर्टिलाइजर के साथ में अगर आप ग्रो मैजिक एडवांस डालते हैं तो आपको फर्टिलाइजर का डोज आधा करना पड़ेगा। इसका मतलब फर्टिलाइजर का इफिशियंसी को बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक करता है। मतलब अगर 2 बोरिया यूरिया अगर आप डाल रहे हैं तो 1 बोरी यूरिया के साथ में ग्रो मैजिक एडवांस डालें तो आपका फर्टिलाइजर का खर्चा जो है वह आधा करने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। यह हो गया जमीन से जाने वाला। पहला स्प्रे आपको कब करना है? पहला छिड़काव पौधों के ऊपर में छिड़काव कब करना है? जब भी बीज का अंकुरण होगा और आपका अंकुरण होने के बाद में आपके पौधों का 30 दिन का या 35 दिन का जब पौधा होता है तो उस समय पौधा बाल्यावस्था से निकाल से ही विकास करने लगता है। तो उस समय 30 या 35 दिनों के बाद में हर खेती के ऊपर में आपको इसका पहला छिड़काव करना है ताकि पत्तों की संख्या बढ़े और जितने ज्यादा पत्ते आपके खेत के ऊपर में होंगे उतने ज्यादा फूल लगेंगे, उतने ज्यादा फल लगेंगे। तो इस तरीके से पहला छिड़काव आपको 30 या 35 दिनों में करना है। दूसरा छिड़काव जब आपके पौधों के ऊपर में फूल या फलों की मात्रा लगती है या शुरुआत हो जाती है, उस समय आपको दूसरा छिड़काव करना है। मतलब एक खेती में एक बार आपको खाद के साथ में जमीन से डालना है और 2 बार आपको इसको छिड़काव करना है। बट कपास की खेती में आपको इसको कब इस्तेमाल करना है, या फिर जो खेती 5 या 6 महीने की होती है उस समय जब भी फूल आपको चाहिए उस समय ये आपको ग्रो मैजिक एडवांस डालना है। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तब भी आपको ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करना है ताकि खेत में पानी बैठ के आपके खेतों का नुकसान ना हो, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम भी ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। और अगर बारिश कम भी हो तो अगर इसका छिड़काव करते हैं तो आपका खेत 15 से 20 दिन तक कम से कम बचा रह सकता है। कम पानी में भी ये अच्छी खासी उपज देने का काम कर सकता है। ऑयल सीड क्रॉप में आपको इसको इस्तेमाल डेफिनेटली करना है क्योंकि ये ऑयल कंटेंट बढ़ाता है। वेजिटेबल में क्या फर्क पड़ता है? जो टमाटर मार्केटेबल साइज में आप तोड़ते हो उस टोमेटो जो 80 ग्राम का होता है वही साइज उसकी वही रहेगी, बट उसका वजन जो है 80 ग्राम से बढ़ के 110 ग्राम होगा। अगर एक टमाटर का वजन 30 ग्राम से बढ़ता है तो आप यकीन मानिए एक पौधे के ऊपर में 17 किलो टमाटर निकलते हैं। वही 17 किलो टमाटर आपको 25 से 30 किलो का उपज दे सकता है। मतलब आपकी उपज कम से कम ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में 20% से लेके 50% तक आप इसकी उपज बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन की खेती में बहुत बार अगर बारिश आती रहे तो कभी कभी फूल नहीं लगते हैं। सोयाबीन की खेती वाले ध्यान दें, जब भी अगर बारिश के दिनों में अगर बारिश कंटिन्यू रहे तो उसके ऊपर में फूल नहीं लगते। आपकी खेती में अगर फूल नहीं लगेंगे तो फल डेफिनेटली नहीं लगेंगे, आपका नुकसान हो जाता है। तो आप इसे कहते हो कि ये स्टेराइल है, इसमें मादा फूल नहीं लगेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका खेत में फूल नहीं आ रहे उस समय भी आप ग्रो मैजिक एडवांस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी पैमाने पे आपके खेतों के ऊपर में फूल लगना चालू हो जाता है। या आप एक प्रकार से इसे एग्रीकल्चर का नैनीफाइव बोला जा सकता है, ग्रो मैजिक एडवांस। नेक्स्ट प्लीज। मैं फिर से आपको ये स्क्रीन के द्वारा बताना चाहूंगा, ये जो मैं आज लेक्चर आपको दे रहा हूँ ये पूरा का पूरा कैटलॉग, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उसके वीडियोस और जिस किस खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में आप पा सकते हैं indiaagro.indiashopee.com के ऊपर में। नेक्स्ट प्लीज।
अगला प्रोडक्ट आता है यमाई स्प्रे प्लस। यमाई स्प्रे प्लस क्या है? यमाई स्प्रे प्लस ये बताने की जरूरत नहीं है कि यमाई स्प्रे प्लस क्या है। इस बार जो यमाई स्प्रे आपके सामने है ये प्लस क्यों हुआ है? इसमें ये एडवांस फार्मूला है यमाई स्प्रे का। ये काम क्या करता है इसके इफेक्ट क्या है, प्रोडक्ट को पहले समझे। यमाई स्प्रे प्लस अपने आप में कोई भी दवाई नहीं है जिसके कारण ये आपके खेतों के ऊपर में कोई मिरेक्युलस काम करेगा। तो यमाई स्प्रे प्लस क्या है? ये इस प्रकार से आपकी दवाई जब भी आप छिड़काव करने के लिए जब भी स्प्रे पंप का इस्तेमाल करते हैं या फिर टपकन सिस्टम से आप जब भी पानी देने का इस्तेमाल करते हो, पानी देते हो, या स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब भी पानी देते हो, या फिर खरपतवार जब अनवांटेड जो घास होती है आपके खेतों में जब भी खरपतवार आप इस्तेमाल करते हैं, उस समय यमाई स्प्रे प्लस का जरूरी होता है कि आप पे पंप में पड़ना। क्या करता है यमाई स्प्रे प्लस? यमाई स्प्रे प्लस आपका स्टिकर करके काम करता है। जो भी दवाई के साथ में मिला के या खाद के साथ में मिला के या खरपतवार के साथ में मिला के आप इसको डाल रहे हैं स्प्रे पंप में, वो दवाई को पौधों के ऊपर में, फूलों के ऊपर में, पत्तों के ऊपर में चिपकाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। स्प्रेडर वो दवाई को आपके पत्तों के सतह के ऊपर में फैलाने के या पौधों के ऊपर में फैलाने का, पूरी तरीके से फैलाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। पेनिट्रेटर अगर पत्तों के ऊपर की सतह में अगर वो दवाई पड़ती है तो ये पौधों के दवाई को या खाद को या खरपतवार को पौधे के अंदर ले जाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। एक्टिवेटर आपके मार्केट में जितनी भी दवाई आपने देखी होगी वो स्टिकर तो होती है, स्प्रेडर होती है, पेनिट्रेटर होती है। हम लोग बाकियों से अलग कैसे है ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अपना प्रोडक्ट एक्टिवेटर करके भी काम करता है। मतलब क्या? जो दवाई के साथ में या फफूंदनाशक के साथ में या फिर आप खाद के साथ में जब भी आप इस यमाई स्प्रे प्लस का मिला के इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाई के रिजल्ट को डबल कर देता है। मतलब कोई दवाई अगर आपको 10 दिन के लिए रिजल्ट दे रही है तो वो दवाई के साथ में यमाई स्प्रे प्लस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वही वाली दवाई 20 दिन का रिजल्ट देती है। या फिर जिस खाद के साथ में आप इसको मिला के डाल रहे